आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव समाप्त हो गए लगभग। देश में एक नई सरकार का गठन हो जाएगा। बड़ा सवाल है कि सरकार किसकी आएगी। क्या चुनाव निष्पक्ष हुए? चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा? सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही? देश के सबसे बड़े वकीलों में शुमार हैं कपिल सिब्बल जी, सांसद हैं। मुझे लगा कि आज मैं उनसे बात करूं और जानने की कोशिश करूं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका थी, क्या वो भूमिका सही थी? क्या चुनाव आयोग की इस भूमिका से जन आक्रोश नहीं बढ़ेगा? क्या चुनाव आयोग की इस भूमिका से क्रांति नहीं आएगी? और अगर इसी तरह चुनाव आयोग की भूमिका रहेगी तो देश में चुनाव कब तक निष्पक्ष माने जाएंगे? मैं उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह मौन कैसे रह सकता है। देश के अल्पसंख्यकों पर, खासतौर से मुसलमानों पर जिस तरह लाठियां चलाई गई, उनको वोट डालने से रोका गया, तमाम तस्वीरें वायरल हुई, तमाम फोटो सब वायरल हुए। भले चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ना ले, वो नहीं लेगा। वो मोदी जी के अनन्य भक्तों की तरह बैठा हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और क्या होगा लोकतंत्र का अगर ये फिर जुलाई में पास होने वाले बिल पास हो गए? क्या पुलिस को इतना अधिकार मिल जाएगा कि मुझे और आपको डरना चाहिए? ऐसी तमाम चीजों पर मैंने कपिल सिब्बल जी से बात की है। बहुत शानदार इंटरव्यू है। आपको मैं ले चलता हूं सीधे कपिल सिब्बल जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते हैं कपिल सिब्बल जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। और पहला सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ है, ईमानदारी के साथ हुआ है? ये तो देखो 4 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि जो माहौल मैं देख रहा हूँ और आपको ज़्यादा जानकारी होगी, मुझे भी खबरें आती रहती हैं कि इस चुनाव में लोग त्रस्त हो गए हैं इस सरकार के प्रति। लोगों ने बहुत सह लिया है और जिस तरह से एक शख्स ही, जैसे हिंदुस्तान में केवल एक ही शख्स है जो हिंदुस्तान की उन्नति करवाता है और एक ही शख्स है जिसकी बयानबाजी सुनी जाती है, एक ही शख्स है जिसकी फोटोग्राफ दिखाई जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में रोज के रोज, मिनट पर मिनट। अगर वो ध्यान करता है तो कैसे ध्यान करता है, आम खाता है तो कैसे आम खाता है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो लोग थक चुके हैं, फटीग आ चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि इस चुनाव में ये सरकार वापस आने वाली है। अगर आज ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आएंगे और ये 300 350 दिखाते हैं, तो आपको क्या संकेत मिलता है कि सरकार फिर किस तरह से मैनिपुलेशन कर रही है, खेल कर रही है या अगर ईमानदारी? देखिए, अगर ये सही है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, और गड़बड़ी तो करते हैं, कई तरीकों से करते हैं। देखिए, मैं मशीन की आज बात नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ी कैसे करते हैं। पहले तो ये करते हैं कि किसी राज्य में अगर लगता है कि एक समुदाय या एक वर्ग या एक कम्युनिटी के लोग इनको वोट नहीं कर रहे, तो हर तरीके से वो प्रयास करते हैं कि वोट मत ना दे सकें। कभी तो अपने पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, कभी धमकियां दिलवाते हैं, कभी इलेक्ट्रल रोल पे उनके नाम काट दिए जाते हैं। तो ये तो धांधलीबाजी रोज के रोज होती है। ये कितने सालों से चली आ रही है और भाजपा इसमें मतलब कि माहिर है इन चीजों में। और क्योंकि इनके पास अंधाधुंध धन है, इनके पास ताकत है, इनके पास वो लोग हैं जो हिंसा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये धांधलीबाजी तो चुनाव में होती है और होती रही है। और इसका चुनाव आयोग कुछ इसके बारे में करता नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा जो पोस्टल बैलेट हैं उसका अब दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि पोस्टल बैलेट पहले क्या होता था कि धारा 54A 1961 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के अंतर्गत जब पोस्टल बैलेट शुरू से गिने जाते हैं, चुनाव मतलब कि मशीन से गिनती से पहले, अब इन्होंने वो प्रावधान चेंज कर दिया है। और होता क्या था कि अगर किसी इलेक्शन में 10 राउंड है तो 9वें राउंड पे 2019 में एक गाइडलाइन थी इलेक्शन कमीशन की कि 9वें राउंड पे ये पोस्टल बैलेट की गिनती है वो बताई जाएगी। अब उन्होंने वो भी प्रावधान चेंज कर दिया। वो कहते हैं कि अगर काउंटिंग पूरी भी हो जाए तो इलेक्टोरल बैलेट बाद में भी काउंट हो सकते हैं। तो आज के दिन एक बहुत फिक्र है लोगों के मन में
कि ये मैनिपुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो पोस्टल बैलेट की संख्या थी वो केवल 1000 होती थी कंस्टिट्यूएंसी, हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में। अब क्योंकि 85 लोग के वृद्ध लोग 85 साल की उम्र के ज्यादा, उनको पोस्टल बैलेट का हक दे दिया गया है, और फिजिकली हैंडीकैप को भी दे दिया गया है। अब वो संख्या 1000 पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से बढ़कर 4-5 हजार हो गई। तो अगर 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हो तो लम्ब लिए 25,000, तो वहां धांधलेबाजी हो सकती है। तो इन चीजों का तो चुनाव आयोग को ख्याल ही नहीं करती। और क्यों ऐसा किया, इस पे चुनाव आयोग को उत्तर देना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए चुनाव आयोग की। तो दुरुपयोग तो होगा, ये तो मान के चलता हूं। ईवीएम का होगा या नहीं वो तो हम प्रूव नहीं कर सकते। और अगर इनका 303 आई तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो है, दाल में काला है। मैंने आपको 303 की संख्या इसलिए बताई कि एक टीवी डिबेट में दैनिक जागरण, देश का सबसे बड़ा अखबार है, उसके संपादक है अनंत विजय, वो एक्यूरेट 303 बता रहे थे। तो 303 की संख्या 300 कह सकते थे, 310 कह सकते थे। और कई बार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश के चुनाव में जितनी संख्या बताता है, जितनी एग्जिट पोल में आती है संख्या, सीटें उतनी निकल आती है, जैसे इनको पहले से पता हो कि सीटें इतनी निकलनी है। नहीं, आपको मैं बताऊं इसका, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। आपको याद होगा 2019 का चुनाव और 2014 का चुनाव, बम्बई में एक इंडस्ट्रीज की कोई मीटिंग हुई थी। उसमें इनका एक जो भाजपा का मंत्री है, उन्होंने वहां का, ये अक्टूबर नवंबर की बात है 2013 की, और अक्टूबर नवंबर 2018 की, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में, और रिजल्ट आने वाला था बाद में, कि हमारी वोट 303 आई ही, और 303 ही आई। तो उस समय भी मैंने सवाल उठाया था कि इतने एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं, कुछ तो इनको जानकारी है जो हमें नहीं है। देश में एक बड़ा मुद्दा इस बार इन चुनावों में संविधान बना। संविधान आप बहुत पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा योग्य कोई हो नहीं सकता संविधान के मामले। बहुत मैंने पिछड़ों और दलितों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उनको डर था कि ये जो अब की बार 400 पार का नारा लगाए, ये उनका संविधान बदल देगा। आपको लगता है कि अगर ये इतना ज्यादा बहुमत आया तो संविधान के साथ छेड़खानी हो सकती है? जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो एकदम अलग है, इनकी सोच अलग है। ये हिंदुस्तान को अपनी सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो मन में आए, देखिए, इसीलिए अभी हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि क्या पूर्ण बहुमत की जो सरकारें बनती हैं, क्या देश के हित में है या नहीं। क्योंकि हमारा इतना विकसित देश है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में, भिन्न भिन्न नस्लों के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग हैं। तो जब तक आप सबकी बात नहीं सुनोगे तो मैं समझता हूं कि देश विकसित हो ही नहीं सकता। और हमने पिछले 10 सालों में ये देख लिया है कि ये तो अपनी मन मर्जी करते हैं, किसी की सुनते नहीं। बिल पास करना हो तो बिना डिबेट पे पास करते हैं, बिना स्टैंडिंग कमेटी के भेजने में पास करते हैं, और ऐसे ऐसे बिल लाते हैं जो पता भी नहीं कि भाई सुबह बिल ला रहे हैं, और 11 बजे बिल लाकर उसकी बहस करा के 370 में यही तो हुआ। अच्छा, अगर आप सस्पेंड कर दोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, 146 लोग सस्पेंड कर दोगे, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे माइक बंद कर दोगे, आप फाइनेंस बिल में कोई ऐसा कानून में बदलाव ला दोगे जो जिससे मॉनेटरी बिल से कोई ताल्लुक नहीं है, मनी बिल से ताल्लुक नहीं है, उसको पारित कर दोगे ताकि राज्यसभा में डिबेट नहीं हो। अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है तो उस पर यूएपीए लगा दोगे, और चुनाव आयोग पे आप कब्जा कर लोगे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां तो इंडस्ट्री का कब्जा है ही, और इंडस्ट्री तो कभी बात करेगी ही नहीं सरकार के खिलाफ। तो जो बहुमत सरकार होती है, जो मेजॉरिटी सरकार होती है, अगर ये काम करने लगे तो जो नींव है लोकतंत्र की, वही बहुत इतनी कमजोर हो जाएगी कि लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। ये बड़ा भारी खतरा है इस देश को। आपको नहीं लगता कि एक जनता के अंदर एक गुस्सा पनप रहा है धीरे धीरे इस सारे सिस्टम को लेकर, और ये गुस्सा अलग अलग रूप में कभी भी बहुत विस्फोट के रूप में सामने आ सकता है? कब तक आप किसी जनता को गुमराह करते रहेंगे? अभी भी बहुत लोग सवाल करते हैं कि हम वोट देकर आए, हमारा वोट पता नहीं कहाँ चला गया। ये जो गुस्से को आप, एक ज्वालामुखी को आप भड़का रहे हैं, पब्लिक कभी ना कभी तो रिवोल्ट करेगी ना कभी, अगर आपकी आंखों के सामने सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो। ये देख रहा हूं मैं,
पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के युवा लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, देश के युवा लोग खिलाफ हो गए हैं, देश के दलित लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह भी। हाँ, और जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं जो इनकी असलियत जान चुके हैं वो भी खिलाफ हो गए हैं। और ऐसा मतलब कि खुद ब खुद समीकरण बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव, मैं राजनीतिक दलों को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी है। ये चुनाव कोई राजनीतिक दल वर्सेस मोदी नहीं रहा। जनता उभर के मोदी जी को हटाना चाहती है, इसीलिए मोदी जी ध्यान में चले गए हैं। ये तो सही है। और ध्यान की कवरेज भी ये गोदी मीडिया जो है वो इस हद तक दिखा रहा है। क्या चुनाव आयोग को ये नहीं देखना चाहिए कि 1 तारीख को वोटिंग हो रही है और पूरा दिन टीवी पे ध्यान चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल आप खोल के देखेंगे उस पर वो ध्यान ही चल रहा है। तो ये चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये ब्रॉडकास्ट होना ही नहीं चाहिए। इसका कोई, देखिए मैं अगर ध्यान करता हूं, मैं अपने पूजा के कमरे में जाकर भगवान के प्रति ध्यान करता हूं, तो मैं ये तो नहीं चाहता कि कैमरा साथ में मुझे देखे मैं कैसे ध्यान कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं। अरे भैया, आप ध्यान करना चाहते हो घर में बैठ के ध्यान करो। वहां कैमरे भी हैं और वहां सब कुछ जो सुविधाएं प्रधानमंत्री जी को मिलनी चाहिए वो वहां भी मिल रही हैं। तो ये तो ध्यान, एक मैं समझता हूं कि अगेन एक फोटो अपॉर्चुनिटी, ताकि जहाँ वोट पड़ रहा हो, जहाँ मतदाता जाके वोट कर रहा हो, ये देखे कि देखो हमारा प्रधानमंत्री ये कर रहा है। लेकिन एक सवाल और है, मैं आपके क्या मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे ध्यान हो रहा है, ये वही ध्यान कर सकता है ना कि जो शख्स के पास विवेक हो, वही कर सकता है ना। आनंद तो तभी होगा ना। तो जिस शख्स के पास विवेक ही नहीं है, जो मीलों मील विवेक के दूर है, वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाकर क्या कर रहे हैं? जो शख्स कहता है कि आपके जो मंगलसूत्र है वो छीन के किसी और को दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा जो बच्चे पैदा करते हैं, जो कहता है कि भाई आपकी घरों की टूटी उठाकर कांग्रेस पार्टी ले जाएगी, जो कहता है कि भाई आपके जो बैंक बैलेंस है वो कांग्रेस पार्टी जाकर किसी और को दे देगी, ये विवेक की बातें हैं। अरे भाई, अगर अब विवेकानंद के वाकई में आप उसके डिसाइपल हो, तो फिर ये ऐसी बातें क्यों करते हो? तो इनका विवेक से कोई ताल्लुक नहीं, विवेकानंद से जो उनकी स्पिरिचुअल उनका जो था उससे कोई ताल्लुक नहीं। इनको तो राजनीति से ताल्लुक है। ये राजनीति में ध्यान कर रहे हैं कि 4 तारीख को ऐसा ना हो कि मुझे ज्यादा ध्यान करना पड़े। ये बात तो ठीक है कि ज्यादा ध्यान ना करना पड़े, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कर्नाटक के चुनाव में हमने देखा प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं बजरंग बली का नाम लेना, बजरंग बली की बात करना, बजरंग बली का ये करना, बजरंग बली का नाम लेके वोट डालना। अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान को आरक्षण दे देंगे। कांग्रेस संविधान में ऐसा अपने घोषणा पत्र में ऐसी बात लाई है। ये सारी बातें चुनाव आयोग नहीं देख पा रहा। तो चुनाव आयोग नहीं देख पा रहा, तो आप जैसे योग अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहते कि प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार से रोका जाना चाहिए था, एक उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए था? एक आदमी सीधा सीधा धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को भड़का रहा है। तो संजय जी, उसकी प्रॉब्लम है एक, कि अगर हम ऐसी याचिका लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी अगर आप समझते हो कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो आप जाकर इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, और इलेक्शन पिटीशन में अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस है तो इनका चुनाव रद्द करवाइए। लेकिन ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो अगर प्रधानमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो उस कंस्टिट्यूएंसी में वो कैंडिडेट नहीं है। जो हमारा इलेक्टरल लॉ है, कानून का जो इलेक्शन का कानून है, वो कहता है कि कैंडिडेट अगर कोई ऐसी बात करे तो उसकी इलेक्शन रद्द हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री कैंडिडेट के आधार पे तो वहां जाते नहीं। तो कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसके अंतर्गत हम इनको रोक सकते हैं। और अचानक इसका जो, अगर केवल इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में रखते हुए कुछ कह सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो इनकी मतलब के समझ लीजिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये रिसेप्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। पूरा कानून बदल गया, आपकी आंखों के सामने बदल गया। आप सदन में थे, चुनाव आयोग की जो नियुक्ति थी वो बदल गई।
वो एक कानून ला के उनको खत्म कर दिया गया कि कोर्ट का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह के कानून अगर सत्ता में दोबारा आएंगे तो फिर पास करते रहेंगे, तो जनता, जो देश की जनता है, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद देखती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, वो ऐसी खड़े खड़े देखती रहेगी, बिल आते रहेंगे, बिल पास होते रहेंगे, दोबारा सत्ता में आए। नहीं, जनता माफ नहीं करेगी। जनता ऊपर उठकर उठकर विरोध करेगी। जनता विरोध कर रही है और कर रही है। मेरा पूरा मानना है कि इस बार जनता ने इतना विरोध किया है कि ये सत्ता में नहीं आने वाले, कुछ भी हो जाए। कपिल जी, एक लोगों को डर है कि 3 जुलाई से नए नए कानून पास हो रहे हैं, जिसमें पुलिस को बहुत सारा अधिकार दिए गए हैं। निश्चित रूप से आप उन कानून के बारे में ज़्यादा जानते होंगे। अगर ये कानून पास हो गए तो क्या आम नागरिक को डरना चाहिए कि पुलिस राज फिर से आ जाएगा? पुलिस राज तो संजय जी आ चुका है। आप देख ही रहे हो किस तरह से पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है। ये पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं है, ये प्रधानमंत्री की लाल आंख है। ये कोई पीएमएलए कोई, ये तो उसका दुरुपयोग करते हैं ना। किसी भी आप मुख्यमंत्री को अंदर भेज दो। मैं आपको आपके द्वारा जनता के सामने कुछ रखना चाहता हूं। आप देखिए कि एक हार्दिक पटेल साहब थे जो कन्विक्टेड थे, हाँ, किसी मुकदमे में, मुकदमा सही था गलत था उसके बारे में नहीं कह रहा, वो कन्विक्टेड थे। अच्छा, उनकी कन्विक्शन कर दी। मैं यही कहता हूं, मैं अपने पूजा के कमरे में जाकर भगवान को दे, ये सारी बात कार नहीं रहेगा। इस तरह के कानून अगर सत्ता में दोबारा आएंगे तो फिर पास करते रहेंगे, तो जनता, जो देश की जनता है, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद देखती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, वो ऐसी खड़े खड़े देखती रहेगी, बिल आते रहेंगे, बिल पास होते रहेंगे, दोबारा सत्ता में आए। नहीं, जनता माफ नहीं करेगी। जनता ऊपर उठकर उठकर विरोध करेगी। जनता विरोध कर रही है और कर रही है। मेरा पूरा मानना है कि इस बार जनता ने इतना विरोध किया है कि ये सत्ता में नहीं आने वाले, कुछ भी हो जाए। कपिल जी, एक लोगों को डर है कि 3 जुलाई से नए नए कानून पास हो रहे हैं, जिसमें पुलिस को बहुत सारा अधिकार दिए गए हैं। निश्चित रूप से आप उन कानून के बारे में ज़्यादा जानते होंगे। अगर ये कानून पास हो गए तो क्या आम नागरिक को डरना चाहिए कि पुलिस राज फिर से आ जाएगा? पुलिस राज तो संजय जी आ चुका है। आप देख ही रहे हो किस तरह से पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है। ये पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं है, ये प्रधानमंत्री की लाल आंख है। ये कोई पीएमएलए कोई, ये तो उसका दुरुपयोग करते हैं ना। किसी भी आप मुख्यमंत्री को अंदर भेज दो। मैं आपको आपके द्वारा जनता के सामने कुछ रखना चाहता हूं। आप देखिए कि एक हार्दिक पटेल साहब थे जो कन्विक्टेड थे, हाँ, किसी मुकदमे में, मुकदमा सही था गलत था उसके बारे में नहीं कह रहा, वो कन्विक्टेड थे। अच्छा, उनकी कन्विक्शन स्टे हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी। वो चुनाव लड़े, वो एमएलए बन गए, ठीक है ना। तो लेकिन है तो कन्विक्टेड, वो अभी केस खारिज तो नहीं हुआ। एक आपका वो रेसलिंग फेडरेशन के है जो एक एक्स प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह, अच्छा, वो उनको चार्जशीट हुई पड़ी है। वो चार्जशीटेड हैं, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं और वो लड़ भी सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो, ना तो वो चार्जशीटेड हैं, ना वो कन्विक्टेड हैं, पर वो प्रचार नहीं कर सकते। ये केजरीवाल को तो अनुमति दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार करने की। अरे नहीं, वो तो यही कहा कि आप थोड़े दिनों के लिए वापस चले गए। वो हेमंत को दी नहीं। तो अगर जो कन्विक्टेड आदमी है वो चुनाव लड़ के असेंबली का मेंबर बन सकता है, एक चार्जशीटेड आदमी चुनाव प्रचार कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, कि एक जिसके खिलाफ एलिगेशन हो सिर्फ, वो प्रचार क्यों नहीं कर सकता? अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट भी किसी दिन उनको जवाब देना चाहिए।
हम तो उठाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए ये कौन सा कानून है, किस किस्म का कानून है। आप तो किसी को भी अंदर कर दो, कोई भी आप एविडेंस लेना शुरू कर दो। अब चिदम्बरम साहब के साथ क्या हुआ, कई सालों पहले कि इनकी ये प्रॉपर्टी है, इनकी ये संपत्ति है, बाहर संपत्ति है, कई साल बीत के आज के कुछ प्रूफ आया, आज के दिन कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनका जो मकसद पूरा हो गया, उस समय उनको अंदर कर दिया। ये तो रोज के रोज दुरुपयोग करते हैं। जब तक जनता ये समझेगी नहीं, ये कानून का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, केवल जो विपक्ष के लोग हैं, जो इनके खिलाफ बोलते हैं, जो पत्रकार हों, जो मतलब के आर्टिस्ट हों, जो कोई भी ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंट हो, उनके खिलाफ अगर कोई वो बोलते हैं तो उनको अंदर कर देंगे। ये मैं रोज देखता हूं। और स्टूडेंट्स को अंदर कर रखा है, उनको 3-3 साल बेल नहीं मिल रही, किस लिए? कपिल जी, सिस्टम में समस्या क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कोई कुछ लोचा है? कुछ लोगों का भरोसा, चंद्रचूड़ साहब आते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि साहब अब न्याय मिल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज से न्याय मिलेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा, किसी जज से मिलेगा, ये विश्वास लोगों में होता है। इसका मतलब देश की जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी अगर सवाल खड़े होते हैं तो ये तो बहुत गंभीर बात है। कहाँ जाएगा आदमी? बहुत गंभीर बात है, और लोगों को शंकाएं हैं, और इसकी वजह क्या है ये तो मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कह सकता, लेकिन शंकाएं हैं, और उन शंका को खुद सुप्रीम कोर्ट को दूर करना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारा संविधान का ढांचा है, वो लोगों का विश्वास उठ जाएगा लोकतंत्र के प्रति। वो तो बड़ी डेंजरस बात है। आपको लगता है कि न्यायपालिका में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सिस्टम्स जो होने चाहिए वहां नहीं लागू। ये दुख की बात है, बट असलियत है। और खराब सिचुएशन तो ट्रायल कोर्ट्स में बहुत ज्यादा है। कोई बेल मिलती ही नहीं किसी को। ट्रायल जज सोचता है कि बेल दे देगा तो उसके खिलाफ उसकी प्रमोशन रुक जाएगी। बात हाई कोर्ट में जाती है तो वो भी स्पेशल जज के जाती है कि स्पेशल जज हैं जो एमएलए एमपी के बारे, वहां भी बेल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट में कई बजे सुनवाई नहीं होती। ये बड़ी दुख की बात है। 140 करोड़ का देश है, और उसमें अगर ये सब होता रहेगा तो क्या लगता है किसी दिन बहुत बड़ा विस्फोट होगा? खैर उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस देश की जनता मेरा ख्याल इतनी कमजोर नहीं है, और जनता को जो लोकतंत्र के साथ जो स्नेह है, उसको लेते हुए जनता ये आगे होने नहीं देगी। मैं नहीं समझता होने देगी, और हम जनता के साथ हैं, खड़े रहेंगे, और हम वो संघर्ष करते रहेंगे। कपिल जी, फॉर्म 17 को लेकर आपने कुछ मुद्दे उठाए थे, बड़े गंभीर मुद्दे थे, और आपने कहा था कि चुनाव आयोग में सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या उसका पालन हो पाएगा? 17 में क्या क्या डाउट क्या थे आपको? बड़े डाउट थे उसमें। देखिए ऐसा है कि अगर कोई ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है तो हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने ऐसे देखा कि जो वोट पोल हुई, जो मत पोल हुए, और वो कम थे, और जो मत काउंट हुए वो ज्यादा थे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके ऊपर हमें ध्यान करना पड़ेगा कि फॉर्म 17 में, क्योंकि फॉर्म 17 में जैसे ही पोलिंग बंद होती है टोटल वोट काउंट हो जाते हैं। हाँ, और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब काउंटिंग होती है तो वोट ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो धांधलीबाजी है। तो फॉर्म 17 में अगर हम ध्यान से उसको देखें कि जैसे ही मशीन हम खोलते हैं वोटिंग के लिए, तो उसमें वक्त आ जाता है कि कितने बजे खुली। अगर मशीन का दुरुपयोग हुआ होगा, वो उससे पहले हुआ होगा, तो वो वक्त अलग होगा। तो उस पर ध्यान देखना चाहिए हमें। वोटिंग का जो मशीन का जो आइडेंटिटी नंबर है वो देखना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने समझाया है अपने टेबल मैंने वायरल भी हुआ है, और अब सब राजनीतिक दल वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर कोई क्योंकि मत एक ऐसी चीज है, इट्स अ सेक्रेड वोट। किसी का मत है, वो एक सेक्रेड वोट है। उसके बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। उस मत का अगर कोई भी उल्लंघन करे तो उसको 3 साल से कम सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उच्च से उच्च शख्स क्यों ना हो, उच्च पद पे क्यों ना बैठा हो। अगर कोई पुलिस ऑफिसर मुझे वोट नहीं देने देता तो उसको 3 साल की सजा होनी चाहिए।
और चुनाव के टाइम एक सेपरेट ट्राइब्यूनल बैठना चाहिए इस चीज को देखे। हमें कोई सालों साल इंतजार नहीं करना कि कब कन्विक्शन होगी, उसी टाइम फैसले होने चाहिए। कपिल जी, मेरी तस्वीरें आई हैं ऐसी जो अल्पसंख्यक समुदाय को, खासतौर से मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई तस्वीरें आई हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है कई जगह पे, और ये माना गया कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो मुस्लिमों के नाम काटे गए हैं बहुत बड़ी संख्या में, नाम नहीं है उनकी मतदाता सूची में, वोट डालने से रोका गया है। ये सब चीज़ें दिख रही हैं, कैमरे पे दिख रही हैं, वायरल हो रही हैं। क्या कोर्ट को, न्यायालय को खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग तो कुछ करेगा नहीं, आपको पता है कि चुनाव आयोग तो रबर स्टैंप है, वो कुछ करेगा नहीं। अब न्यायालय को मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस गंभीर सिचुएशन में हाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप एक अच्छे राजनेता भी हैं, लगातार संसद सदस्य हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सीटें आ जाती हैं बहुमत के से ज़्यादा, 300 के आसपास, पौने 300 के आसपास, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को आसानी से चुन लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे दावेदार हैं। नहीं, देखिए वो अलग बात है, क्योंकि इस समय आपको याद होगा कि अपने नरसिम्हा राव जी कैसे चुने गए, कैसे प्रधानमंत्री बने, उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कैसे बने, उस समय भी कोई सोच नहीं सकता था। तो कोई ना कोई तो बनेगा। और अगर आप इस देश की प्रगति के बारे में सोचें कि जब जब भी साझा सरकार आई हैं तब तब प्रगति हमेशा ज्यादा हुई और वो तो कह रहे संशोधन भी हैं ज्यादा हुआ। लिबरलाइजेशन प्रोसेस किसने शुरू किया? मनमोहन सिंह ने फाइनेंस सेक्रेटरी होते हुए नरसिम्हा राव की सरकार में। तो उसी से आज भारत इस स्थिति पे पहुंचा है। आपके आप, आपको क्या लगता है फिर देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस से होना चाहिए या फिर गठबंधन के बाकी सदस्यों के बीच में से होना चाहिए? मैं तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसी इस पे कोई टिप्पणी करूं। हमें तो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा हमें मंजूर है। आप इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि आप कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोग से आए हैं, सेतु का काम किया है आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, कर सकते हैं आप। तो एक आपसे बेहतर, आपसे योग्य आदमी तो बहुत कम ही होंगे ना संसद में, पढ़े लिखे इतने लोग। तो आपकी राय इंडिपेंडेंट भली हो, लेकिन आपकी राय तो बड़ी महत्वपूर्ण रखती होगी ना नहीं, सभी को। बिल्कुल हम राय देंगे, जब टेलीविजन पे नहीं दे सकते लेकिन राय जरूर देंगे जब अगर पूछेंगे। आपको लगता है कि अगर 230 240 तक भारतीय जनता पार्टी आ गई तो मोदी जी किसी भी तरह सरकार बना लेंगे? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इनके एक दो तो सहयोगी दल हैं अभी अभी तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वो वही रह गए हैं और तो कोई है नहीं, तो वो भी छोड़ देंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर ममता जी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। अरे नहीं नहीं, सॉफ्ट क्या भाई, ममता जी क्या बताऊं ममता जी की बात। जो ममता जी कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो ममता जी कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सॉफ्ट कॉर्नर सकता। की बात नहीं बात कर रहा मैं, सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं करता। ममता जी को ठीक। मालूम है कि ये लोग, इन्होंने क्या क्या बंगाल के साथ किया, पश्चिम बंगाल के साथ किया, इनको मालूम है, तो वो कभी माफ नहीं करेंगे। आप बहुत मायूस होंगे कि अगर भाजपा 300 से ऊपर दिखाई देगी आपको तो? निश्चित रूप से मायूस होंगे, निश्चित रूप जरूर है। और एक एक मैं सवाल भी उठाऊंगा कि होगा कैसे ये, जब देश एक तरफिया अभी वोट देने को जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है। एक आखिरी सवाल, लगता है भाजपा सरकार में आ गई तो कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री जेल में होंगे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई फिर इस्तेमाल होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब की बार मैं आऊंगा तो 6 महीने के अंदर इतना राजनीतिक भूचाल आएगा। उन्होंने चेतावनी दी है, लेकिन तो बिल्कुल दादागिरी वाले स्टाइल में चेतावनी दी है कि ध्यान रखना, मेरी जवान खुल गई तो 10 साल होगा, 7 जन्म होगा, मैं सब पाप सामने ले आऊंगा। बहुत बहुत दादागिरी वाले स्टाइल में उन्होंने चेतावनी दी है। जेल में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। कौन जाएगा मतलब क्या? अगर आप लोगों की सरकार आ गई तो उधर के लोग भी जा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि जेल में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद। ये थे कपिल सिब्बल जी। सुना आपने, सांसद हैं, बहुत योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत जनहित के मुद्दे लड़े हैं उन्होंने, और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं, गरीब ऐसे हैं कि जिनसे वो फीस भी नहीं लेते, उनके मुफ्त मुकदमे लड़ते हैं। ऐसे वकीलों को जो संविधान की रक्षा करते हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। मुझे जरूर बताइएगा कपिल जी की बातें आपको कैसी लगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।